बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि फ़िज़िक्स क्वांटिटीज़ को डिस्कस करती है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, वो क्वांटिटीज़ जिनको हम रियल लाइफ में मेजर कर सकते हैं, लैब में मेजर कर सकते हैं या मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ़िज़िक्स इन क्वांटिटीज़ को डिस्कस करती है। जिस तरह बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स को हम डिस्कस करते हैं या केमिस्ट्री में केमिकल्स को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही quantities, physical quantities, measurable quantities are subject to physics. तो बायोलॉजी की तरह जैसे उसमें लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिस तरह केमिस्ट्री में एलिमेंट्स आप पीरियोडिक टेबल देखें तो बहुत अहम, छोटा सा लेकिन बहुत अहम डॉक्यूमेंट होता है केमिस्ट्री वालों के लिए। केमिस्ट्री के लिए सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज उनका पीरियोडिक टेबल है। तो उसमें आपने देखा होगा कि एलिमेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो बिल्कुल ऐसे ही फिज़िक्स में जब हम गौर करते हैं ना, तो क्वांटिटीज़ हमें दो तरह की नज़र आती हैं। प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको हमने कहा था कि ये स्केलर्स हैं। और कुछ क्वांटिटीज़ थी जिनको डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है, डायरेक्शन के बदलने से वो कम या ज़्यादा हो जाती हैं, तो उनमें कमी पेशी पैदा हो जाती है। दोज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर्स का। तो अब मैं वेक्टर्स के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। शायद आपने मैट्रिक में कुछ इसकी झलक देखी हो, लेकिन नॉट इन दिस वे। अभी तो हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। वेक्टर की एक अजीब व गरीब प्रॉपर्टी वो ये है कि क्या होता है जब वेक्टर वेक्टर से मिलता है। एक वेक्टर जब वेक्टर के साथ मिलाया जाए तो क्या होगा। जैसे केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स को एलिमेंट्स के साथ मिलाते हैं और नए कंपाउंड्स बनाते हैं। सिमिलरली वेक्टर जब वेक्टर से मिलता है तो क्या होता है। मसलन एक वेक्टर जब एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो नतीजा हमेशा एक जैसा नहीं होता। दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो पैदा होने वाली एक चीज़ जो अगली क्वांटिटी होगी, यकीनन कोई ना कोई क्वांटिटी होगी, या तो वो स्केलर होगी, या तो इसके नतीजे में स्केलर पैदा होगा, या इसके नतीजे में कोई वेक्टर पैदा होगा। ये दोनों आउटकम पॉसिबल है। बहुत अजीब बात है, हालांकि हम दोनों वेक्टर्स को ही कंबाइन कर रहे हैं, दो वेक्टर्स को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि अगली क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती है और अगली क्वांटिटी पैदा होने वाली न्यू क्वांटिटी एक वेक्टर भी हो सकती है। आज के लेक्चर में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में जाने की कोशिश करेंगे। अगर वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट हो और स्केलर पैदा हो, तो इस प्रोसेस को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर वेक्टर के साथ मिलाया जाए, वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, और अगर इसका प्रोडक्ट एक वेक्टर हो, तो हम इस प्रोसेस को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब हम दोनों को कंपैरेटिवली लेके चलेंगे, दोनों को साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे, दोनों के फ़र्क को, क्योंकि एक की मदद से दूसरी आसानी से समझ में आ जाती है, दोनों एक दूसरे के थोड़े उलट चलती हैं। तो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन करें कि जैसे फ्रूट वाले होते हैं और एक फ्रूट वाला एक कैरियज लेके जा रहा है। ये रियल लाइफ में आपने देखा होगा। मसलन इस पे कुछ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स भी रख देते हैं। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन होगी, आपने भी लाइफ में ऐसा ऑब्जर्व किया होगा। अगर रास्ता ऐसे ख़राब सा रास्ता हो जिस पे ज़्यादा फोर्स लगती है, अक्सर कच्ची गलियाँ या कच्चे रास्ते, अगर एक फ्रूट कैरियज
को पुश करना पड़े आपको, तो आपने अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी और इस डायरेक्शन में यकीनन डिस्प्लेसमेंट तय होगा। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल लेते हैं हम। आपने फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। अब आप आसानी से देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती है उसी डायरेक्शन में उसका रिजल्ट यानी डिस्प्लेसमेंट तय होता है। और इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो इसके नतीजे में वर्क प्रोड्यूस होता है। इस क्वांटिटी को आप कहते हैं कि ये वर्क है। और आप इस वर्क का नतीजा ये देखते हैं कि ये कैरियज मूव कर रहा होता है। इस वर्क की वजह से इसमें एनर्जी पैदा हो जाती है और ये कैरियज आगे जा रहा होता है। अब ये जो एनर्जी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने एक वेक्टर फोर्स भी वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर था, दोनों के नतीजे में एक स्केलर क्वांटिटी पैदा होगी, दैट इज कॉल्ड वर्क। और इंटरेस्टिंग बात ये नोट करने की है, आई वांट यू टू नोट इट, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, फोर्स जिस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में, और इसका नतीजा क्या निकला है, एक वर्क। वर्क एक ऐसी क्वांटिटी जो कि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क एनर्जी के एनालोगस है। मतलब वर्क और एनर्जी असल में एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक। और ये कैरियज मूव करता हुआ किसी चीज़ से टकरा जाए, बंदा खड़ा हुआ उससे टकरा जाए, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि मूव करता हुआ कैरियज इसमें कितनी एनर्जी है। ओके, तो ये फ्रूट की रेडी, फ्रूट का कैरियज जो है, जब मूव करते हुए किसी चीज़ से टकराएगा तो उसमें जो एनर्जी आई है वो किसकी वजह से आई, इस फोर्स की वजह से जो आपने लगा रखी थी, और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा था, और इस कैरियज के अंदर आपकी फोर्स की वजह से और डिस्प्लेसमेंट की वजह से देयर वाज अ लॉट ऑफ एनर्जी इन इट। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं कि आपके पास फोर्स थी और आपके पास डिस्प्लेसमेंट था, दो वेक्टर्स थे, और उसके नतीजे में वर्क पैदा हुआ है। मैं वर्क पे इसलिए एरो नहीं लगा रहा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। आप सब इस बात से अग्री हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि आप मैट्रिक पढ़ के आए और आप जानते हैं कि वर्क इज़ एक्चुअली एनर्जी। अब हम एक और एग्जांपल को लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो, सबसे पहले इस एग्जांपल से पहले मैं आपको एक बात का पता होना चाहिए, वो है टॉर्क का, ठीक। जो मसलन डोर होता है, ओके, अगर किसी को टॉर्क का नहीं पता है तो मैं उसको क्विकली बता देना चाहता हूँ, ठीक है। सीधे घर का दरवाज़ा होता है, तो इसका हैंडल होता है यहाँ पे, तो हैंडल से पकड़ के जब हम दरवाजे को बंद करते हैं, डोर को, तो अगर इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये, यानी यहाँ पे डोर फिट हुआ हुआ है, तो इसका जो जॉइंट है यहाँ से लेकर एंड तक का फासला, इसको हम फोर्स आर्म कहते हैं। ये सीधा डिस्प्लेसमेंट होता है, रेडियल डिस्टेंस होता है, और ये एकदम स्ट्रेट होता है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट है। और आप जो यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, इसको घुमा के बंद करते हैं, ये फोर्स है। तो यहाँ भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होती है और आप एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टॉर्क। ओके, तो अगर किसी को टॉर्क के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप में से आपको ज़िंदगी में कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, अक्सर लोगों के साथ होता है कि उनका दरवाजे में बचपन में हाथ आया होता है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि टॉर्क क्या होता है। आप उसी दर्द को याद कर लें, वो टॉर्क था। ओके, तो टॉर्क फोर्स को जब हम रेडियली अप्लाई करते हैं, तो जितना रेडियस होता है ना फोर्स, उतनी मल्टीप्लाई होके असर डालती है, दैट इज़ कॉल्ड टॉर्क। अभी भी अगर समझ में ना आया हो, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, नहीं समझ में आया हो, आप दरवाजे में हाथ डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से अक्ल वालों को ज़रूरत नहीं होती, ठीक। तो चलिए अब हम अगली अपनी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है। मसलन ये एक नट है, मैं इसको टाइट करना चाहता हूँ। मैंने एक पाना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं पाना, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर, हमने एक अप्लाई कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर, और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं बिल्कुल परपेंडिकुलरली।
फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और इसका सेंटर से फोर्स तक का जो फोर्स आर में फासला है वो आर है। तो आपने देखा होगा जब हम यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये नट टाइट हो जाते हैं, जबकि हम हाथों से ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। मैंने उसकी रीज़न बता दी है कि फोर्स रेडियस से मल्टीप्लाई होके इफेक्ट डालती है। ये मल्टीप्लाई होके जो इफेक्ट पड़ता है इसको हम टॉर्क कहते हैं। तो एक क्वांटिटी हमारे पास ये है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। ठीक, इट्स टू अर्ली टू राइट इट हियर, लेट मी रिमूव इट। ओके, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे एफ है आपके पास, लेकिन अब के बाद जो आपके पास क्वांटिटी पैदा हो रही है वो क्या है, जिस उसको आप कहते हैं टॉर्क। लेकिन मुझे ज़रा एक सवाल कर लेने दीजिए पहले आपसे। मुझे आप ये बताएं कि नट किस डायरेक्शन में जाएगा। मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, ये इसका रेडियस है और नट क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस डायरेक्शन में घूमने को हम कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अब ये नट इन होगा या आउट होगा, इसकी जो मूवमेंट है ये इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी, ये बाहर आएगा या अंदर जाएगा। तो इसका आंसर है राइट हैंड रूल। जब क्लॉकवाइज होता है तो फिर इनवर्ड टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आउटवर्ड टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ये थंब रूल होता है, इसको हम थंब रूल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो इनवर्ड होगा। तो अगर आप इससे अग्री ना हो तो आप यू कैन, मसलन आप इसको ही देख सकते हैं कि इस पेन की ये चीज़ जो है ना, ये एक तरह का स्क्रू है। अब मैं इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये इनवर्ड मूव करती है। ठीक है, ये देखिए टाइट हो गई, ये इनवर्ड मूव कर रही है। तो आपके पास कोई और नट हो, ये मेरे पास एक और नट है इसी पेंसिल में, इसी बॉल पेन में लगा हुआ। ठीक, ये भी इसी प्रिंसिपल पे मूव कर रही है। देखिए मैं इसको क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ तो ये इनवर्ड जा रहा है, और मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ तो ये अपवर्ड जा रहा है। तो आपके पास जो इंक पेन होगा आप उसको भी, उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि टॉर्क की क्या डायरेक्शन होती है। तो मैं ये सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे आर डिस्प्लेसमेंट है आपके पास और एफ आपके पास फोर्स है और आप अप्लाई कर रहे हैं, और एक जो नई क्वांटिटी पैदा हो रही है वो एक ऐसी क्वांटिटी है कि उसकी एक डायरेक्शन है, या तो इनवर्ड है या आउटवर्ड है। यहाँ पे जो वर्क था वो इनवर्ड या आउटवर्ड नहीं था, वर्क जस्ट पूरे के पूरे कैरियज में मौजूद था और किसी डायरेक्शन में खास नहीं था। ओके, तो वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन है, इसलिए इस पर एरो लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपके पास फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे भी आपके पास फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे भी दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ एक स्केलर प्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पे एक वेक्टर प्रोड्यूस हुआ है। ओके, तो ऐसा क्यों है? दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये फिजिक्स की एक अनदेखी दुनिया है, ये उसूलों की एक दुनिया है। तो अब हम ज़रा और गहराई में जाने की कोशिश करते हैं और हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह है। तो चलिए अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस तरह के प्रोडक्ट का पहले हम नाम रख लेते हैं ताकि हम इनको समझने में आसानी हो। इस तरह का प्रोडक्ट जिसके नतीजे में एक स्केलर पैदा हो, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट तो कहते हैं, और इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन इनका एक मैथमेटिकल नेम भी है। ठीक, इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि इन दोनों के आउटकम अलग है। इसका नतीजा कुछ और है और इसका नतीजा कुछ और है, हालांकि क्वांटिटी सेम है, लेकिन बोथ आर प्रोड्यूसिंग वेरी डिफरेंट क्वांटिटीज। तो इसलिए इनके डिफरेंट, इन इस प्रोसेस का नेम अलग रखा गया और इस प्रोसेस का नेम अलग रखा गया। इस प्रोसेस को हम इस सैम्बल से शो करते हैं। यहाँ सेम सैम्बल यूज़ नहीं हो सकते फिजिक्स में, ताकि हम समझ सकें इसको, इससे डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये हमारा, यहाँ हम क्रॉस का सैम्बल यूज़ करते हैं जिसके नतीजे में एक वेक्टर क्वांटिटी पैदा होती है, इसलिए इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और यहाँ के नतीजे में एक स्केलर क्वांटिटी पैदा हो रही है, इस स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट बोलूँ तो इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट होगा, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलूँ इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट होगा। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मोर डीपली। चलिए, तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में एक्ट करती हैं
तो उनकी समहाउ उनकी डायरेक्शन जो है वो डिसमिस हो जाती है। मसलन अब के बार हम ए बी सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं होते, और भी क्वांटिटीज़ होती हैं। एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है, अगर वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगी, तो दे ऑलवेज प्रोड्यूस ए स्केलर क्वांटिटी। उनके नतीजे में एक स्केलर क्वांटिटी पैदा होगी। मैं इसकी कोई डायरेक्शन नहीं बना रहा, मैं एक बस राउंड सा बना रहा हूँ। ओके, तो एक स्फीयर बना रहा हूँ, और अगर दो क्वांटिटीज ए और बी परपेंडिकुलरली एक्ट करेंगी, यानी एक क्वांटिटी इस डायरेक्शन में और दूसरी क्वांटिटी इस डायरेक्शन में, तो एक तीसरी क्वांटिटी पैदा होगी, और वो इन दोनों के परपेंडिकुलर पैदा होगी। ठीक, मतलब आपने यहाँ देखा ये R था और ये F था, तो ये इन्वर्ट पैदा हुआ है। तो फिर इस तरह आप देख सकते हैं कि ये A है और ये B है, तो जो थर्ड क्वांटिटी पैदा होगी ये अलॉन्ग x एक्सिस है, ये अलॉन्ग y एक्सिस है, तो वो अलॉन्ग z एक्सिस होगी। ओके, वो नई क्वांटिटी C वो एक न्यू डायरेक्शन में होगी। क्यों होगी ये भी बात है, ऐसा क्यों है? ये परपेंडिकुलर एक्शन की वजह से होता है, फिजिकल क्वांटिटीज के परपेंडिकुलर एक्शन की वजह से ऐसा होता है। शायद डायरेक्शन का डायरेक्शन के साथ कोई लिंक होगा। फिज़िक्स में हम जब मैथमेटिक्स की दुनिया में आ जाते हैं तो हम फिज़िक्स की दुनिया से निकल जाते हैं। यहाँ पे हम चलते चलते मैथमेटिक्स की दुनिया में आ गए। जब मैंने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, तो ये सिर्फ फिज़िक्स इसको डिस्कस नहीं करती, इसको मैथमेटिक्स भी डिस्कस करती है। फिज़िक्स से हम आके अब हम मैथमेटिक्स में चले गए, तो इसकी मैं एक मैथमेटिकल लॉजिक तो आपको ये दे सकता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर परपेंडिकुलर एक्शन है तो रिजल्ट भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जो रिजल्ट है वो भी परपेंडिकुलर है। तो इसलिए ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है तो कोई किसी और डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता। ठीक, मे बी डायरेक्शंस का रिजल्ट सेम डायरेक्शन में नहीं होता, इस वजह से ऐसा हो सकता है। बट फिज़िक्स इस चीज़ को डिस्कस नहीं करती। जब हम मैथमेटिक्स की दुनिया में चले जाते हैं तो फिर मैथमेटिकल लॉजिक चलती है। तो दो वेक्टर्स यानी ए और बी जब सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, दो क्वांटिटीज़ ए एंड बी, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ ए एंड बी जब सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो फिर एक स्केलर प्रोड्यूस हो रहा है। और दो वेक्टर क्वांटिटीज़ जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो एक वेक्टर पैदा हो रहा है, और वो उन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ आपकी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे आपकी फोर्स है, तो आपका जो टॉर्क होगा वो अलोंग जेड एक्सिस होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। टॉर्क अलोंग जेड एक्सिस होगा। तो अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो क्विकली इन तमाम बातों को कनेक्ट करके इन ए वेरी शॉर्ट लाइन कि वेक्टर्स जब कंबाइन होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो स्केलर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेक्टर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट करें तो उनकी डायरेक्शन कैंसल हो जाती है और एक स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं तो वो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और वो एक वेक्टर होता है।
तो एक वेक्टर प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ को, बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। वो ये है कि क्या स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा क्वांटिटीज़ बिल्कुल 0 डिग्री पैक करेंगी, क्या हमेशा पैरेलल होंगी? नहीं, हम कुछ केसेस को देखेंगे। जब बिल्कुल पैरेलल होती है तो ये 0 डिग्री एंगल होता है। जब हम दूसरा केस 30 डिग्री का रख लेते हैं, ठीक, अगर क्वांटिटी ए बी के बीच 30 डिग्री का एंगल हो, या फिर 45 का हो, या फिर 45 से ज़्यादा कर लेते हैं, 60 का हो फाइनली, या फिर 90 का हो। तो क्या होगा? ओके, तो मैं बहुत क्विकली आपको बताना चाहता हूँ। इस तरह के केसेस के लिए कि जब ए और बी बिल्कुल सीधे सीधे एक्ट ना कर रहे हो, तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक नई चीज़ की, जो कि इस आने वाली तब्दीली को शो कर सके। तो इसके लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, हम क्या चीज़ ऐसी ला सकते हैं जो डायरेक्शन में आने वाली इस तब्दीली को नोटिस कर सके। तो आपको मैं कुछ पुरानी चीज़ रिवाइज करवाता हूँ। ए बी सी आपको यकीनन याद आ गया होगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। तो आपको याद आया होगा कि जो बेस है वो हाइपोटेनियस का शेडो होता है, और ये थीटा के कम या ज़्यादा होने से इस पे असर पड़ता है, ये भी कम या ज़्यादा होता है। और बेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कॉस थीटा से मिलती है। और परपेंडिकुलर, अगर आपको याद हो, मैंने एक सीढ़ी की मिसाल दी थी, मसलन एक दीवार है और एक फर्श है, और आप सीढ़ी को डिफरेंट एंगल्स पे रखेंगे, तो इसका शेडो कहाँ होगा और सीढ़ी कहाँ होगी, लैडर कहाँ होगी, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आप शेडो की बात करें तो कॉस थीटा से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर आप परपेंडिकुलर की बात करें, उसकी हाइट की बात करें, तो वो आपको साइन थीटा से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साइन थीटा विल टेल यू अबाउट its height, its vertical distance, and cos theta will tell you about its horizontal distance. तो horizontal distance cos से पता चलता है, vertical हमें sin से पता चलता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि A और B दो क्वांटिटीज़ हैं, इनके horizontal एक्शन से वर्क प्रोड्यूस होता है। तो जब ये बिल्कुल horizontal ना हो, बिल्कुल पैरेलल ना हो, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि A का कितना पोर्शन होरिजोनटल है B के। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए का कितना पोर्शन हॉरिजॉन्टल है, मैंने जैसे ये लाइन ड्रॉ की है, आपने देखा होगा कि मुझे ए का बी के ऊपर शेडो चाहिए, कि ए का कितना पोर्शन बी के साथ हॉरिजॉन्टल है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक, बी के साथ पैरेलल है, या बी की डायरेक्शन में है, बी की तरफ झुका हुआ है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें बी इसके बारे में cos थीटा इन्फॉर्मेशन देगा। मैं काफ़ी छोटा सा लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बोल तो सही रहा हूँ, आप मेरी वर्डिंग पे गौर कीजिएगा। इसका मतलब F और D के बीच अगर कोई और एंगल हो, मसलन ये कैरियज वाला, अगर आप फोर्स सीधे सीधे नहीं लगा रहे बल्कि यूं इस तरह तिरछी फोर्स लगा रहे हैं, आप 30 डिग्री एंगल पे लगा रहे हैं, आपकी फोर्स कितनी इफेक्टिव होगी? फिजिक्स कैन टेल यू अबाउट इट। एफ डी कॉस थीटा। अब ये डॉट हटेगा और कॉस लगेगा, क्योंकि अब आपकी इंफॉर्मेशन ये कॉस थीटा बताएगा। अगर आपने जब आप 0 डिग्री पे थे तो कॉस ज़ीरो 0 डिग्री पर कॉस थीटा मैक्सिमम होता है। अगर आप, ये पेंसिल है, अगर आप इसको बिल्कुल गिरा दें तो जितनी पेंसिल है उतना ही शेडो होगा, तो 100% शेडो होगा। तो आप इस तरह कॉस की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कॉस 0 डिग्री पे 1 है, लेकिन मैं आपको एक एक कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा कैलकुलेटर में, ठीक है? तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम रिजल्ट होता है, यानी कि अगर आप इस कैरियज को बिल्कुल 0 डिग्री पे पुश करेंगे पैरेलल, तो मैक्सिमम वर्क डन प्रोड्यूस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 डिग्री पे, 30 डिग्री पे कितना होगा? 30 डिग्री पे
आपको 86% मिलता है, 86.6% आपको इफेक्ट मिलेगा। तो 80 30 डिग्रीज पे 86.6%। इसी तरह 45 डिग्रीज पे जब होते हैं तो कॉस थीटा 45 डिग्री पे आपको 70.7% रिजल्ट देगा। इसका मतलब आपकी फोर्स, अगर आपने बिल्कुल ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 0 है, ये 90 है, ये 45 हो गया, तो 45 पे इसका मतलब 70% आपकी फोर्स वर्क डन में कन्वर्ट होगी, 30% फोर्स आपकी तकरीबन ज़ाय हो रही होगी। और अगर आप 60 पे आ गए, इसका मतलब आपकी कॉस थीटा 60 डिग्री पे 0.5 होता है, तो इसका मतलब आपकी 50% फोर्स ज़ाय हो रही होगी। और 90 डिग्री पे अगर आप आ गए तो 90 डिग्री पे कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90, और कॉस 90 होता है ज़ीरो। और अगर आपने बिल्कुल वर्टिकली फोर्स लगाई तो कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा और आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब कि अगर दो क्वांटिटीज़ जो स्केलर प्रोड्यूस करती हैं, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ 90 डिग्री के ऊपर आके उन्होंने एक्ट किया, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और उनके नतीजे में जो स्केलर प्रोड्यूस हो रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट में, यानी डॉट प्रोडक्ट में, इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान अगर 90 डिग्री का एंगल हुआ, अगर एफ परपेंडिकुलर हो गई डी के, तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था आपसे। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मे बी आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा डिटेल में लगे, लेकिन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह समझ लेना ज़रूरी है। आगे इंशाल्लाह आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। अब मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, मैं इसको ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। अब आप देखें कि आर और एफ में अगर ये सिचुएशन हो कि दोनों अगर परपेंडिकुलर ना हो, इनके साथ भी यही केसेस हों कि अगर आप फोर्स को जो है वो 0 डिग्री पे लगा रहे हैं, या 45 पे लगा रहे हैं, या 90 पे लगा रहे हैं, और किसी और एंगल पे 60 पे लगा रहे हैं, तो क्या होगा। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि आर और एफ हम क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा, क्योंकि क्योंकि आपकी ये जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी थी, ये आपकी जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी है, ये मैं अगर यहाँ से एक ड्रॉ कर लेता हूँ रिजल्टेंट, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाती है, और ये ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर को डिस्कस करता है साइन थीटा। तो आर एफ की कितना परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्कस करने के लिए साइन थीटा है। तो अगर आप साइन थीटा की वैल्यूज़ नोट करें 0 डिग्री पे, और क्विकली अगर हम 30 पे, और अगर हम 45 पे और 90 पे कर लेते हैं, तो 0 डिग्री पे साइन थीटा, यानी 0 डिग्री पे अगर आपने नट टाइट करने की कोशिश की तो साइन थीटा 0 डिग्री पे ज़ीरो होता है, तो आर क्रॉस एफ ज़ीरो हो जाएगा, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं सिर्फ मैक्सिमम को डिस्कस कर लेता हूँ, ज़ीरो एंड मैक्सिमम को डिस्कस कर लेता हूँ मैं, और आप बाकी को खुद ज़रा गेस कर लें। और अगर आर और एफ साइन 90 डिग्री हुआ, और अगर आपने बिल्कुल वर्टिकली फोर्स लगाई, तो साइन 91 होता है, मीन्स 100% आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। इस पे मैक्सिमम और इस पे मिनिमम। तो अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा, ये 0 पे मैक्स था, 90 पे मिनिमम था, और ये 0 पे मिनिमम है और 90 पे मैक्सिमम है। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर हम इनको कंपैरेटिवली समझते हैं, हम इनको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये टॉपिक अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और फर्स्ट ईयर के कई चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें प्योर मैथमेटिक्स थी। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छी तरह समझ लेना ज़रूरी है। आगे इंशाल्लाह
आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। अब मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, मैं इसको ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। अब आप देखें कि आर और एफ में अगर ये सिचुएशन हो कि दोनों अगर परपेंडिकुलर ना हो, इनके साथ भी यही केसेस हों कि अगर आप फोर्स को जो है वो 0 डिग्री पे लगा रहे हैं, या 45 पे लगा रहे हैं, या 90 पे लगा रहे हैं, और किसी और एंगल पे 60 पे लगा रहे हैं, तो क्या होगा? तो इसका आपको पता होना चाहिए कि आर और एफ हम क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा, क्योंकि क्योंकि आपकी ये जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी थी, ये आपकी जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी है, ये मैं अगर यहाँ से एक ड्रॉ कर लेता हूँ रिजल्टेंट, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाती है, और ये ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर को डिस्कस करता है साइन थीटा। तो आर एफ की कितना परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्कस करने के लिए साइन थीटा है। तो अगर आप साइन थीटा की वैल्यूज़ नोट करें 0 डिग्री पे, और क्विकली अगर हम 30 पे, और अगर हम 45 पे और 90 पे कर लेते हैं, तो 0 डिग्री पे साइन थीटा, यानी 0 डिग्री पे अगर आपने नट टाइट करने की कोशिश की, तो साइन थीटा 0 डिग्री पे ज़ीरो होता है। तो आर क्रॉस एफ ज़ीरो हो जाएगा, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं सिर्फ मैक्सिमम को डिस्कस कर लेता हूँ, ज़ीरो एंड मैक्सिमम को डिस्कस कर लेता हूँ मैं, और आप बाकी को खुद ज़रा गेस कर लें। और अगर आर और एफ साइन 90 डिग्री हुआ, और अगर आपने बिल्कुल वर्टिकली फोर्स लगाई, तो साइन 91 होता है, मीन्स 100%। आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, इस पे मैक्सिमम और इस पे मिनिमम। तो अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा, ये 0 पे मैक्स था, 90 पे मिनिमम था, और ये 0 पे मिनिमम है और 90 पे मैक्सिमम है। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर हम इनको कंपैरेटिवली समझते हैं, हम इनको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये टॉपिक अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और फर्स्ट ईयर के कई चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें प्योर मैथमेटिक्स थी। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छी तरह समझ लेना ज़रूरी है। आगे इंशाल्लाह आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। अब मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, मैं इसको ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। अब आप देखें कि आर और एफ में अगर ये सिचुएशन हो कि दोनों अगर परपेंडिकुलर ना हो, इनके साथ भी यही केसेस हों कि अगर आप फोर्स को जो है वो 0 डिग्री पे लगा रहे हैं, या 45 पे लगा रहे हैं, या 90 पे लगा रहे हैं, और किसी और एंगल पे 60 पे लगा रहे हैं, तो क्या होगा? तो इसका आपको पता होना चाहिए कि आर और एफ हम क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा, क्योंकि क्योंकि आपकी ये जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी थी, ये आपकी जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी है, ये मैं अगर यहाँ से एक ड्रॉ कर लेता हूँ रिजल्टेंट, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाती है, और ये ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर को डिस्कस करता है साइन थीटा। तो आर एफ की कितना परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्कस करने के लिए साइन थीटा है। तो अगर आप साइन थीटा की वैल्यूज़ नोट करें 0 डिग्री पे, और क्विकली अगर हम 30 पे, और अगर हम 45 पे और 90 पे कर लेते हैं, तो 0 डिग्री पे साइन थीटा, यानी 0 डिग्री पे अगर आपने नट टाइट करने की कोशिश की, तो साइन थीटा 0 डिग्री पे ज़ीरो होता है। तो आर क्रॉस एफ ज़ीरो हो जाएगा, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं सिर्फ मैक्सिमम को डिस्कस कर लेता हूँ, ज़ीरो एंड मैक्सिमम को डिस्कस कर लेता हूँ मैं, और आप बाकी को खुद ज़रा गेस कर लें। और अगर आर और एफ साइन 90 डिग्री हुआ, और अगर आपने बिल्कुल वर्टिकली फोर्स लगाई, तो साइन 91 होता है, मीन्स 100%। आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, इस पे मैक्सिमम और इस पे मिनिमम। तो अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा, ये 0 पे मैक्स था, 90 पे मिनिमम था, और ये 0 पे मिनिमम है और 90 पे मैक्सिमम है। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर हम इनको कंपैरेटिवली समझते हैं, हम इनको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये टॉपिक अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और फर्स्ट ईयर के कई चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें प्योर मैथमेटिक्स थी। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।